हेलो चैंपियंस, स्वागत है आपका मोशन चैप्टर के वन शॉट लेक्चर में, जहां हम इस मोशन चैप्टर को कंप्लीटली पढ़ेंगे, सारे कंसेप्ट समझेंगे, लेकिन आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना पड़ेगा, है ना। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बच्चों, मोशन चैप्टर जो है आपके साइंस में फिजिक्स का पार्ट है, और इस चैप्टर में सबसे पहले हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे एवरीडे लाइफ में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहता है या कोई मोशन कर रहा है ना। अगर हम घर में सो रहे हैं रात को तो हम रेस्ट पे हैं, और सुबह बाइक उठाकर स्कूटी उठाकर चल दिए तो हम मोशन में आ गए, है ना। आपके पापा गाड़ी चला रहे हैं, वो मोशन में है, और वो घर आकर सोफे पे बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, तो वो रेस्ट पे आ गए, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि रेस्ट और मोशन ये हमारे जीवन का पार्ट है, तो इसे समझते हैं, है ना। बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। रेस्ट का मतलब जैसा कि आप देख रहे हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जगह रखी हुई है, उसका डिस्टेंस बदल नहीं रहा, तो वो रेस्ट पे है। लेकिन ये देखिए, यहां ऐसा लग रहा है बुलेट ट्रेन दौड़ रही है, और ऐसे दौड़ रही है कि अब वो धड़ाधड़ पटरियों की आवाज आ रही है, खटर खट खटर खट खटर खट। अगर आप ट्रेन से सफर कर रहे होंगे तो आपको पटरियों की आवाज आती है जब ट्रेन चलती है, तो इसका मतलब ट्रेन किस में है? मोशन में है। क्लियर। अब एक चीज आपको ये समझ में आ गई कि ट्रेन अगर मोशन में है तो उसकी डिस्टेंस बदल रही है, इसीलिए वो मोशन में है। लेकिन ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, उसकी डिस्टेंस नहीं बदल रही, इसीलिए वो रेस्ट पे है। तो रेस्ट और मोशन के इस डायग्राम से आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट पोजीशन चेंजेस विद टाइम। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, इसका मतलब यह है कि टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, इसका मतलब टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। अभी यहां तो कुछ पल बाद वहां, है ना। जैसे मान लीजिए आप दौड़ रहे थे, तो आपने घर से दौड़ना शुरू किया, और घर के जो रोड जहां एंड हो रहा है वहां तक दौड़े, तो आपकी पोजीशन चेंज हो गई, तो यानी आप क्या थे? मोशन में थे। तो ये मोशन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मोशन कैसे पहचानेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो आपको यह देखना पड़ेगा कि वो ऑब्जेक्ट क्या टी टाइम में, आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की। अगर टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है तो ऑब्जेक्ट इसका मतलब किस में है? मोशन में है। जैसे यहां देखो, 11 बजे कार यहां थी और 11:15 बजे कार यहां है, तो 15 मिनट में कार यहां से यहां पहुंच गई, यानी उसका पोजीशन क्या हो गया? चेंज हो गया। तो पक्का कार किस में थी? कार मोशन में थी। ठीक है। तो मोशन तभी होगा ऑब्जेक्ट के पास जब उसकी पोजीशन चेंज होगी। बहुत बढ़िया सर। अब कई चीजें हमको रिलेटिव समझ में आती है। एन ऑब्जेक्ट मे अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो किसी को रेस्ट पे भी दिखाई दे सकती है और किसी को मोशन में भी दिखाई दे सकती है। कैसे? जरा ध्यान से समझो। अगर आपने मूवी देखी हो, कौन सी? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। पता नहीं देखी है कि नहीं, क्योंकि काफी पुरानी मूवी है, आप लोगों के जमाने की मूवी नहीं है, हम लोग के जमाने की मूवी है। तो उस मूवी में जरा ये देखो, ये ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही है, यानी ट्रेन किस में है? ट्रेन सर मोशन में है ना। ट्रेन इज इन मोशन। तो ये हीरो है शाहरुख खान, है ना, ये मोशन में है, और ये जो पर्सन खिड़की के पास बैठा है ये भी मोशन में है। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो क्या कहेंगे? अरे भैया तुम तो रेस्ट पे हो। या ये पर्सन इस सामने वाले पर्सन को देखेगा तो क्या बोलेगा? अरे तुम तो रेस्ट पे हो। जबकि दोनों मोशन में है, लेकिन दोनों मोशन में है, लेकिन उनका रिलेटिव मोशन ऐसा है कि दोनों की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, दोनों की आपस की पोजीशन। तो ये दोनों मोशन में है, लेकिन जब ये पर्सन इस पर्सन को देखेगा तो बोलेगा रेस्ट पे। लेकिन वही चीज अगर मैं, ये लड़की जो हीरोइन है, अगर इस पर्सन को देखे या हीरो को देखे तो क्या बोलेगी? क्या बोलेगी? रेस्ट पे नहीं हो, तुम मोशन में हो। अगर आपने भी फील किया हो कि अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, है ना, ट्रेन चल रही है, आप बैठे हो और सामने वाली सीट पर
आपके मम्मी पापा या आपका भाई बहन कोई बैठा है ना, तो वो अपनी सीट पे बैठा है, आप अपनी सीट पे बैठे हो, आप उसको देखकर क्या कहोगे, रेस्ट पे है कि मोशन में? आप कहोगे रेस्ट पे है, जबकि ट्रेन चल रही है, ट्रेन तो मोशन में है, फिर भी आप उसको रेस्ट में कह रहे हो। लेकिन उसी आपके मम्मी पापा को अगर कोई बाहर प्लेटफॉर्म से देखे चलती हुई ट्रेन को, है ना, तो क्या कहेगा, अरे वो मोशन में है। यानी कि डिपेंड करता है कि आप ऑब्जेक्ट को कहाँ से देख रहे हैं, किस रिलेटिव पोजीशन से देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात तो समझ में आ गई, क्लियर। अब जो मोशन होता है जिसमें टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है, ये मोशन कई टाइप का होता है। कई मोशन स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन मतलब जैसे ट्रेन सीधे चलती है ना, ट्रेन हमेशा सीधी पटरियों पे चलती है। अगर आपने देखा होगा 26 जनवरी की जो रिपब्लिक डे की जो परेड होती है इंडिया गेट पर, उसमें जो कंटिंजेंट मार्च करता है एकदम सीधे मार्च करता है, एकदम सीधे चलता है, तो वो कौन सा मोशन है, स्ट्रेट मोशन हो गया। कौन सा मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। कई मोशन होता है जिसमें सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट घूमता है, जैसे घड़ी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, अगर मैं हाथ ऐसे घुमा रहा हूँ सर्कुलर पाथ में मोशन हो रहा है। कई जगह रोटेशन होता है। रोटेशन का मतलब अगर मैं हाथ ना पूरा घुमाकर मैं पूरा गोल गोल घूमने लगूं तो रोटेशनल मोशन है। कई जगह वाइब्रेशन होता है, मोशन वाइब्रेशन के फॉर्म में होता है, जैसे गिटार के जो तार हैं जब आप उसको स्ट्रिंग को बजाते हो तो वो वाइब्रेट करते हैं, तो ये भी एक तरीके का मोशन है। यानी मोशन के कई एग्जाम्पल हैं, कई रूप है, स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, है कि नहीं। चलिए, और ऐसे मोशन आपको अपने एवरीडे लाइफ में दिखाई देने सकते हैं, मतलब आपको दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, और कई ऐसे मोशन होते हैं जो इनका कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे पहिया, गाड़ी का पहिया चल रहा है तो वो सर्कुलर घूम भी रहा है और आगे भी चल रहा है, यानी उसमें स्ट्रेट लाइन मोशन भी हो रहा है और सर्कुलर मोशन भी हो रहा है। तो इसीलिए कई मोशन इन्वॉल्व्स कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए, अब क्योंकि मोशन में हमने बात की कि टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है, तो जो पोजीशन चेंज हो रही है तो पोजीशन जो पहले थी और जो बाद में है उनके बीच का जो गैप है उसको क्या कहते हैं। तो उसके लिए दो वर्ड यूज होता है, एक होता है डिस्टेंस और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में फर्क पता होना चाहिए। ठीक है, अब हमारा जो पॉइंट है जहां से हम चलना शुरू करते हैं वो इनिशियल पॉइंट कहलाता है। जैसे यहां ये हो गया इनिशियल पॉइंट, है ना, और जहां हम पहुंचे वो हो गया फाइनल पॉइंट। आप घर से चले नानी के यहाँ पहुंचे तो आपका घर इनिशियल पॉइंट, नानी का घर फाइनल पॉइंट, है ना। तो जब आप अपने घर से नानी के घर जा रहे हो तो हो सकता है कि एक से ज्यादा रास्ते हो। ठीक है, कई रास्ते हैं, एक हाईवे से जा रहा है, एक एक्सप्रेसवे से जा रहा है, एक पुराना रास्ता सा जो पहले शहरों के अंदर से होके जाता था, है ना। तो पापा ने बोला कि उस रास्ते से चलते हैं जो सबसे छोटा है, एक्सप्रेस वे वाला रास्ता सबसे छोटा है ना। तो सबसे छोटा रास्ता ये वाला बिल्कुल सीधे चलने पर। और जब पहले जाते थे, जब ये एक्सप्रेस वे नहीं बना था, तब आप दूसरे रास्ते से जाते थे जो पुराना रास्ता था, जो उबड़ खाबड़, जो कई शहरों से गुजरता था, वो थोड़ा लंबा रास्ता था, घूम के जाता था। तो अब आप ही बताइए इन दोनों रास्ते में सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? ये वाला रास्ता जो बिल्कुल सीधे जा रहा है इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक, इसी रास्ते को जो सबसे छोटा रास्ता होता है किसी भी दो पॉइंट के बीच में, उसे क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। किसी भी दो पॉइंट के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होती है उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और उसके अलावा जितने बाकी वैल्यू होती है वो डिस्टेंस कहलाती है। यानी कि अगर मैं यहाँ से यहाँ ऐसे जाऊँ तो ये डिस्टेंस है, ऐसे जाऊँ ये भी डिस्टेंस है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? यानी कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने को कहूं, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, है ना, शॉर्टेस्ट
डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब थोड़ा डायग्राम के फॉर्म से भी समझा देता हूं। जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। अब पॉइंट्स ए से बी जाने के कितने रास्ते? इनफाइनाइट रास्ते, बहुत सारे रास्ते हैं, है ना। जिसमें से एक रास्ता ये है, क्लियर। मैं ऐसे भी जा सकता हूं घूम के, मैं ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे भी जा सकता हूं, ठीक है। अब आप ही बताइए कि इसको मैं रास्ता नंबर 1 दे दूं, इसको रास्ता नंबर 2, इसको रास्ता नंबर 3, तो इन तीनों रास्तों में सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? ये सेकंड वाला जो बिल्कुल सीधे गया है। तो फर्स्ट डिस्टेंस है, थर्ड डिस्टेंस है, लेकिन सेकंड वाला रास्ता क्या कहलाएगा? ये सेकंड वाला रास्ता डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, ठीक है, क्लियर। लेकिन जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। सबसे छोटा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस कभी भी छोटा नहीं होता। अब इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो जरा एग्जांपल, यहां देखो। अब देखो, अब हम स्ट्रेट लाइन मोशन में इसको समझेंगे। स्ट्रेट लाइन मोशन, जब कार या कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधे मुंह चल रहा है, उसका टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन वो पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में चेंज हो रही है और बिल्कुल सीधे मोशन कर रहा है। ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म नहीं, स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। तो जैसे ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। अब स्ट्रेट लाइन मोशन में मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है ना। अब जैसे एक और एग्जाम्पल मैंने लिया कि आप स्केल देख रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल पोजीशन ओ से चला, कहां पहुंचा? ए तक, यानी पहले ऐसे गया और फिर ए से वापस कहां गया? बी पर। पहले ऐसे गया ए, फिर ए से वापस आया बी पर। तो अब बताइए, ये पूरा उसकी जर्नी है। इस पूरे जर्नी में उसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा? तो अगर आपका आंसर है कि ओ इज द इनिशियल पॉइंट, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये उसका इनिशियल पॉइंट हो गया। फाइनल पॉइंट क्या होगा? ए की बी। तो रुका कहां आकर? ओ से ए गया, ए से वापस बी आया, बी पे जाके रुका, तो फाइनल पॉइंट, उसका फाइनल पोजीशन क्या हो गया? फाइनल पोजीशन हो गया बी, ठीक है। तो ये हो गया इनिशियल पॉइंट, ये हो गया फाइनल पॉइंट। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ उसका डिस्टेंस कितना है, कितना वो चला, तो चला कितना? तो 0 से यानी ओ से ए कितना? 60 किलोमीटर चला। और फिर ए से वापस बी पर आया तो कितना चला? देखो, ये 5 5 5 5 5 यानी 5 10 15 20 25। तो पहले 60 चला, 25 और चला, तो टोटल कितना चला? टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 85। 60 प्लस 25 इजकल टू 85 किलोमीटर। ये उसका डिस्टेंस आया, है ना। 0 ओ से ए 60 किलोमीटर चला, फिर ए से बी आया, तो यहां से काउंट करेंगे ना, तो 5 10 15 20 25, तो 60 में 25 और जोड़ दिया तो हो गया कितना? 85। ये उसका डिस्टेंस हुआ। लेकिन अगर आप पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो फाइनल पॉइंट कहाँ है? ये बी पर। इनिशियल पॉइंट कहाँ है? ये। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट दूरी होगा वही तो डिस्प्लेसमेंट होगा, और जो सबसे शॉर्टेस्ट दूरी है वो यही तो है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कितना? 0 से 35। तो ये आपका 35 किलोमीटर क्या हो गया? 35 किलोमीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट। समझ में आई की बात? समझ में आई? अगर हम O से A चलते, मान लो O से A तक गए, तो हमारा डिस्टेंस भी कितना? 60, डिस्प्लेसमेंट भी कितना? 60।
यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है कि नहीं? हाँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि डिस्टेंस कम हो जाए किससे? डिस्प्लेसमेंट से। बराबर हो जाएगा या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा रहेगा, जैसे यहाँ है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा है, दोनों बराबर भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि डिस्टेंस कम हो जाए, क्योंकि जब हमने सबसे छोटा डिस्प्लेसमेंट को बोल दिया तो फिर उससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ गई? क्लियर? चलो, तो कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट? यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं? यस। कैसे हो सकते हैं? अभी मैंने एग्जांपल दिया कि अगर O से कोई चले और कहां पहुंचे? A तक, तो इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएगी? O इनिशियल पोजीशन हो जाएगी, फाइनल पोजीशन A। तो डिस्टेंस कितना हुआ? 0 to 60, और डिस्प्लेसमेंट 0 to 60, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे छोटी दूरी भी तो यही है। तो यानी कि इस केस में मैग्नीट्यूड किसका? डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस का क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो यानी इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि मैग्नीट्यूड किसका? डिस्टेंस का ये जो वैल्यू है वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा भी हो सकता है, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर भी हो सकते हैं। अब मैं आपसे एक चीज़ और पूछूं, क्या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है? हो सकता है। कैसे? जहां से चले थे वहीं आ जाए। O से चले थे, गए A पर, वापस O पर आ गए, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही पॉइंट पर, तो फिर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाए। जैसे आप यहां थे, आप घूमकर यहीं आ गए, तो आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या? एक ही पॉइंट पर, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग ए मोशन कैन बी ज़ीरो, यानी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कवर्ड कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। और ये मैंने आपको बता दिया कि जैसे आप इस पॉइंट से B तक गए, ठीक है, कितना चले? 60 किलोमीटर, और फिर वापस B से कहाँ आ गए? A पर आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? बोलो बोलो, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ ज़ीरो। लेकिन क्या डिस्टेंस भी ज़ीरो? नहीं, डिस्टेंस तो आपने 60 और 60 चले, कितना? टोटल 120 किलोमीटर चलना पड़ा, तो डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होता। हाँ, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, और वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग ए मोशन कैन बी ज़ीरो बट डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो। किसी भी मोशन के दौरान, ऑब्जेक्ट के मोशन के समय डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है ना, लेकिन डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर? Thus, two different physical quantities, distance and the displacement, are used to describe the overall motion of an object to locate its final position with respect to initial position at a given time. यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का हमको मोशन बताना है तो हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का यूज़ करके पोजीशन ले लेंगे, और टाइम के साथ जो पोजीशन चेंज हुआ उससे हम बता देंगे कि मोशन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए, तो मोशन के बारे में हमको क्लियर हो गया। तो पहले हमने मोशन को समझा। अब जब हम मोशन समझ गए हैं क्या होता है, टाइम के साथ पोजीशन का चेंज होना, तो अब हम यूनिफॉर्म मोशन को समझते हैं। अब यूनिफॉर्म मोशन मतलब, अब जरा यहाँ इस पिक्चर को ध्यान से देखो। यूनिफॉर्म मतलब सेम है। सेम है, क्या सेम है? देखो, अगर आप यहाँ टाइम देखो, ध्यान से अगर यहाँ टाइम देखो, तो आप क्या देखोगे कि 0 मिनट से 4 मिनट, मतलब सॉरी 2 सेकेंड में ये कार कितना चली? तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 4 मीटर। अगले 2 सेकेंड में भी कार कहाँ चली? 4 से 8 मीटर, यानी कि 4 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर, 2 सेकेंड, अगले 2 सेकेंड में 8 से 12 कितना चली? 4 मीटर, और अगले 2 सेकेंड में 12 से 16, यानी अभी भी 2 सेकेंड में कितना चल रही है? 4 मीटर। अब आपका जो टाइम का इंटरवल है वो कितना है? 2 सेकेंड।
तो इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर किया कार ने वो भी तो इक्वल है ना। 2 सेकंड में 4 मीटर चल रही है, 2 सेकंड में 4 मीटर, अगले 2 सेकंड में भी 4, अगले 2 सेकंड में भी 4। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। An object covers equal distance in equal interval of time, it is said to be uniform motion, है ना। मतलब आपको टाइम इंटरवल जितना दिया गया उसमें उतनी ही डिस्टेंस चलनी है। जैसे बोल दिया गया कि आप 1 घंटे में 100 किलोमीटर जाना है, तो आप सुबह 7 से 8 बजे 1 घंटा कितना चले? 100 किलोमीटर। फिर 8 से 9 में भी 100 किलोमीटर, 9 से 10 उसमें भी 100 किलोमीटर। तो आप 1-1 घंटे में 100-100 किलोमीटर जा रहे हैं, मतलब आपका मोशन यूनिफॉर्म है। और ये रहा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। अब ग्राफ देखो, स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? ये कौन सा ग्राफ है? ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो आप क्या देख रहे हो? टाइम मिनट में है, 1 मिनट में 10 मीटर, अगले 1 मिनट में अगले 10 मीटर, अगले 1 मिनट में अगला 10 मीटर, अगले 1 मिनट में अगला 10 मीटर। तो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो ऐसा ही होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। और ग्राफ अभी आगे आएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस इक्वल ना चलो। जैसे वही एग्जांपल ले लेता हूँ कि आप 1 घंटे में 7 से 8 बजे आप 50 किलोमीटर चल रहे हैं, अगले 8 से 9 बजे के बीच में आप 100 किलोमीटर चल रहे हैं, फिर 9 से 10 में आप केवल 25 ही चल रहे हैं। मतलब आप टाइम इंटरवल में बराबर डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे, कभी ज़्यादा कवर कर रहे हैं, कभी कम कवर कर रहे हैं, जैसा नॉर्मली होता है। अगर आपको कहीं जाना है, आपके घर वाले गाड़ी में बैठे, गाड़ी चलना शुरू की, तो कभी गाड़ी तेज़ चलेगी, कभी धीरे चलेगी, यानी सेम टाइम में आप सेम डिस्टेंस कवर नहीं कर पाओगे। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी ऐसा मोशन जो यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म। अक्सर ट्रैफिक में जब आप चलते हो तो क्या ये पॉसिबल है कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस में ट्रेवल करें? नहीं पॉसिबल है। जहाँ रोड खाली मिली वहाँ तेज चले तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो गया, जहाँ ट्रैफिक में है वहाँ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, यानी उसी टाइम में अब आप कम चल रहे हैं। तो ये कैसा मोशन हुआ? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ। बात समझ में आई है ना। चलिए, अब हर ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस कवर करने में सेम टाइम तो लगता नहीं है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट में टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर ए गिवन डिस्टेंस। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 100 किलोमीटर साइकिल से जाओ, तो 100 किलोमीटर साइकिल चलाने में आपको, मतलब पहुँचने में 100 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर पहुँचने में आपको हो सकता है कितने घंटे लग जाए? हो सकता है 7-8 घंटे लग जाए। लेकिन वहीं अगर गाड़ी है, हाईवे पर चल रहे हो, तो 100 किलोमीटर हो सकता है कि आप 1 ही घंटे में पहुंच जाएं। तो यानी कि साइकिल को 10 घंटे लग गए, 8 घंटे लग गए 100 किलोमीटर कवर करने में, लेकिन गाड़ी को केवल 1 घंटा लगा। यानी डिफरेंट ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस को कवर करने में डिफरेंट टाइम लगा सकते हैं। मे टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर ए डिस्टेंस। सम ऑफ देम मूव फास्ट, कुछ ज़्यादा फास्ट चलेंगे, कुछ स्लो मूव करेंगे। यानी कि जो इनकी टाइम के साथ पोजीशन को चेंज करने की जो रेट है, वो रेट अलग अलग है ना। द रेट एट विच ऑब्जेक्ट मूव कैन बी डिफरेंट, ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन मूव एट द सेम रेट। यानी कि जो रफ्तार है इनकी, भाई अगर कोई कम टाइम में ज़्यादा चलेगा मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा है, उसकी रफ्तार ज़्यादा है, वो तेज़ी से चल रहा है। और अगर कोई ज़्यादा टाइम में भी कम डिस्टेंस कवर करेगा मतलब वो स्लो चल रहा है। यानी जो चलने का रेट है फास्ट स्लो, वो कई ऑब्जेक्ट्स का सेम भी हो सकता है और डिफरेंट ऑब्जेक्ट का सेम रेट भी हो सकता है, और सेम ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट रेट भी हो सकते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट्स मूव कैन बी डिफरेंट, ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन मूव एट द सेम रेट। जैसे 2 गाड़ी है, दोनों गाड़ी को बोल दिया जाए कि भैया तुम 50 किलोमीटर पर आवर से चलो, तो 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट, लेकिन दोनों की रेट सेम हो गई। यहाँ 2 ऑब्जेक्ट, दोनों की रेट अलग अलग है। तो आइए अब इस रेट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रेट की, है ना। तो
वन ऑफ द वे ऑफ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, तो अभी पहले हमने मोशन पढ़ा, फिर मोशन के दो वेराइटी, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम मोशन की रेट की बात करते हैं कि मोशन तो हो रहा है लेकिन वो तेज हो रहा है कि स्लो हो रहा है, और इसे बताने के लिए हम जो क्वांटिटी यूज करते हैं वो होता है स्पीड, है ना। तो जब हम बोलते हैं कि मेरी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, 100 किलोमीटर पर आवर, या क्रिकेट मैच आप देख रहे हो, क्रिकेट में मैच में बॉलर ने बॉल फेंका 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, है ना, 140 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, तो ये हम उसकी क्या बता रहे हैं, स्पीड बता रहे हैं कि 1 घंटे में वो बॉल कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 140 किलोमीटर कवर करेगा। और स्पीड की ये तो यूनिट है ही, लेकिन एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो कहने का मतलब ये है कि जो रेट ऑफ मोशन है, रेट ऑफ मोशन यानी कोई ऑब्जेक्ट फास्ट है कि स्लो, उसे बताने के लिए हम कौन सा फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में यूज करते हैं, वो यूज करते हैं स्पीड। स्पीड की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड का मतलब हुआ डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या हुआ स्पीड का मतलब, स्पीड का मतलब हुआ डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस का हुआ मीटर, टाइम का हुआ सेकेंड, तो एसआई यूनिट बन गई क्या, मीटर पर सेकेंड। क्लियर। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन में ये काम चल जाएगा। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है जहां स्पीड बदल रही है, कभी 40 कभी 50 कभी 60, तो फिर आप क्या करोगे, तब क्या करोगे, तब आपको एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी। और एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला है कि आपने जितनी भी डिस्टेंस कवर किया, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, तो आपके नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एवरेज स्पीड आ जाएगा। जैसे मान लो आपको कहीं जाने में 3 घंटा लगा, अब उस 3 घंटे में पहले घंटे में आप 60 किलोमीटर चले, दूसरे घंटे में 40 ही चले, 40 किलोमीटर, और तीसरे घंटे में 25 किलोमीटर चले। तो आपके अगर स्पीड पूछा जाए तो आप कौन सी स्पीड बताओगे, तब आपको एवरेज स्पीड बतानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आपका जो रेट था वो सेम नहीं था, यूनिफॉर्म मोशन नहीं था आपका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कभी स्पीड ज़्यादा है कभी स्पीड कम, तो आपको फिर एवरेज स्पीड बतानी पड़ेगी। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस ऐड करो, तो 60 + 40 + 25 टोटल डिस्टेंस आ गया। टोटल टाइम कितना लगा, 1 2 3 घंटा, तो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, तब आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला होता है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एक होता है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। और ये तभी निकालते हैं जब मोशन क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन अगर स्पीड में हमने सिर्फ वैल्यू बताया 50 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन नहीं बताया, लेकिन अगर स्पीड में हम डायरेक्शन जोड़ दे तो ये दूसरी क्वांटिटी बन जाती है जिसे हम वेलोसिटी कहते हैं। तो स्पीड और वेलोसिटी में इसका मतलब किसका फर्क है, डायरेक्शन का। स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, किसके साथ साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ। जैसे अगर मैं सिर्फ सिंपल बोलूं 50 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है, लेकिन अगर मैं बोलूं 50 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन या इन राइट साइड, तो मैग्नीट्यूड के साथ मैं डायरेक्शन बता रहा हूं, तो अब ये क्या है, अब ये वेलोसिटी है, ठीक है। अब जब हम वेलोसिटी निकालते हैं तो वेलोसिटी में निकालते समय हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करते हैं। स्पीड निकालते समय क्या किया था हमने, डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन वेलोसिटी निकालते समय हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करते हैं। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की एसआई यूनिट मीटर ही होती है, तो डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट मीटर, टाइम की एसआई यूनिट सेकेंड, तो वेलोसिटी की भी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। यानी स्पीड और वेलोसिटी दोनों का एसआई यूनिट तो सेम होता है, मीटर पर सेकेंड, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। स्पीड का फॉर्मूले में डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी के फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, लेकिन दोनों की एसआई यूनिट सेम है, मीटर पर सेकेंड। यूनिट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको उस समय यूनिट लगाना पड़ेगा, तो यूनिट याद होना चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि
अगर हमको वेलोसिटी चेंज करना हो, वेलोसिटी मतलब स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन, तो अगर मुझे वेलोसिटी बदलना है तो मुझे क्या बदलना पड़ेगा? या तो मैं स्पीड बदल दूं यानी मैग्नीट्यूड बदल दूं, या मैं डायरेक्शन बदल दूं, है ना। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि 50 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ में जा रहा था, अब वो 50 मीटर पर सेकेंड से साउथ में जा रहा है, तो मैंने स्पीड को, मैग्नीट्यूड को नहीं बदला, मैंने डायरेक्शन बदल दिया, तो भी हम कहेंगे कि वेलोसिटी बदल गई। और अगर वो 50 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ में जा रहा था, लेकिन अब वो 40 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ में जा रहा है, तो अब डायरेक्शन नहीं बदला, लेकिन क्या बदल गया? मैग्नीट्यूड बदल गया, तो भी हम कहेंगे कि वेलोसिटी बदल गया। यानी वेलोसिटी कब बदल सकती है? या तो मैग्नीट्यूड यानी स्पीड बदल जाए, या उसका डायरेक्शन बदल जाए, दोनों में से कोई एक बदल जाए। और अगर दोनों बदल गया तो भी बदल गया। समझ में आया? वेलोसिटी कब चेंज होगी? या तो स्पीड चेंज हो जाए, या डायरेक्शन चेंज हो जाए, या दोनों चेंज हो जाए। ठीक है, ये आपको आगे कंसेप्ट ये आएगा। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी निकालने का, जैसे हमने स्पीड में एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला देखा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो उसी तरह एवरेज वेलोसिटी निकालने का क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट नाम की कोई चीज होती नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो एक ही होता है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कर दो, आपका एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। तो आपको 4 फॉर्मूले मैंने अभी तक बता दिए, स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, चलिए अब आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसका क्या रेट है। अब वेलोसिटी चेंज होती ही है, जैसे मान लो आपके पापा गाड़ी चला रहे थे स्लो 40 मीटर पर सेकेंड या 40 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पापा से कहा आपने, अरे क्या पापा आप बहुत स्लो चला रहे हो, साइकिल वाला भी आपसे आगे निकल जा रहा है। तो पापा के ईगो पे लग गया, पापा ने एक्सीलरेटर पर पैर दबाया, गाड़ी 120 की रफ्तार से जा रही है, यानी 40 से 120 उसकी वेलोसिटी बदल गई। तो ये कितने देर में बदली? तो टाइम के साथ जब वेलोसिटी बदले, इसे ही तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहेंगे कि नहीं। लेकिन जरा ये सोचो कि जब यूनिफॉर्म मोशन है, जहां वेलोसिटी बदलती ही नहीं, जहां इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होता है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा? 0। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या आएगा? 0, है ना। चेंज इन वेलोसिटी 0 आएगा, किसमें? इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, मान लो कि मेरी स्पीड कितनी थी? 40 मीटर पर सेकेंड, दो सेकेंड बाद भी 40 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड बाद भी 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मैं चेंज निकालूं तो 40 माइनस 40 अपॉन टाइम, क्योंकि रेट है ना, रेट मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो टाइम तो 2 सेकेंड, लेकिन चेंज कितने का आया? 40 माइनस 40 0 का। तो कुल मिलाकर वैल्यू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के चेंज होने की रेट क्या है? 0। इसका मतलब कि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। देखो 40 40 40। तो यूनिफॉर्म मोशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 होता है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, इसीलिए चेंज इन वेलोसिटी 0 होता है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, जहां वेलोसिटी बदल रही है, कभी 40 मीटर पर सेकेंड है तो कभी 60 मीटर पर सेकेंड हो गई, कभी 15 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो क्या यहां रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 होगा? नहीं, यहां रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 नहीं होगा। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल इज नॉट 0। ठीक है, तो यहां अगर आप निकालोगे तो क्या करोगे? जैसे मान लो 2-2 सेकंड पे आप देख रहे हो, 2 सेकंड 2 सेकंड, तो यहां निकालोगे चेंज, तो चेंज मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो 60 माइनस 40 ये क्या आया? चेंज इन वेलोसिटी।
और चेंज इन वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो क्या ये 0 कभी आएगा? नहीं आएगा। 60 माइनस 40 कितना आया? 20, 20/2 10। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 कब होता है? यूनिफॉर्म मोशन में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 नहीं रहता है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है, ठीक है। और वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी टाइम के साथ वेलोसिटी के चेंज को ही क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसीलिए हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन क्या है? 0, क्योंकि एक्सेलरेशन तभी होगा जब वेलोसिटी बदलेगी, और यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। तो जब स्पीड कांस्टेंट है तो चेंज 0 का आया, और जब चेंज 0 है यानी चेंज हो ही नहीं रहा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। तो बच्चों यूनिफॉर्म मोशन में तो एक्सेलरेशन 0 होता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 नहीं होता, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होती है। तो आज से आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या नाम देते हैं? एक्सेलरेशन। यानी टाइम के साथ वेलोसिटी के चेंज को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं? फाइनल माइनस इनिशियल, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम। और फाइनल माइनस इनिशियल को ही डेल्टा लिखा जाता है, तो इसको लिखने का ये भी तरीका है, डेल्टा v अपॉन टाइम। लेकिन आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब अगर कोई एक्सेलरेशन की यूनिट पूछ ले तो इस फॉर्मूले से यूनिट निकल के आ जाएगा। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, अभी आपने पढ़ा। टाइम का यूनिट सेकंड, तो ये सेकंड नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर और पर सेकंड का स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसीलिए हम उसका जब एक्सेलरेटर नाम पढ़ा है, गाड़ी में बाइक में एक्सेलरेटर होता है तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है, तो स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब चेंज हो रही है, यानी हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा है? एक्सेलरेटर। पैर दबाया गाड़ी का पैर नहीं, गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है, तो एक्सेलरेटर पे पैर रख दो तो गाड़ी की स्पीड बहुत तेजी से बढ़ती है, तो यानी बढ़ रही है, मतलब चेंज हो रही है, इसीलिए उसका नाम, यानी गाड़ी एक्सेलरेशन में है, तो यानी इसीलिए उसका नाम एक्सेलरेटर पड़ गया। ठीक है, समझ में आई बात? तो आप कैसे डिफाइन करेंगे एक्सेलरेशन को? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या इज द मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को ही एक्सेलरेशन कहते हैं, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू v। ठीक है, अब देखो कई जगह इनिशियल वेलोसिटी को u कहा गया, फाइनल वेलोसिटी को v कहा गया, और इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी चेंज हुआ कितने टाइम में? t। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फाइनल वेलोसिटी क्या? v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन टाइम t। ये भी फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया? यही इसी फॉर्मूले से आया ना। फाइनल वेलोसिटी को v माना, इनिशियल वेलोसिटी को u माना, तो v माइनस यू अपॉन टाइम t। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, यूनिट आपको ध्यान रखनी है। तो स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, लेकिन एक्सेलरेशन यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? अब एक्सेलरेशन में दो चीजें हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल करोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो यानी अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि जो एक्सेलरेशन है वो मोशन के वेलोसिटी के डायरेक्शन में है और आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है। और एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी? खुद देखो, पहले रफ्तार कितनी थी? 60 मीटर पर सेकेंड, अब घट कर कितनी हो गई? 40 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में? 2 सेकेंड में। तो आपने एक्सेलरेशन निकाला, कैसे निकाला? फॉर्मूला यूज करो, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल किसको मानोगे? 40 फाइनल हो गया, तो 40 माइनस 60 अपॉन टाइम 2, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? -10, तो माइनस आया एक्सेलरेशन,
तो एक्सेलरेशन का माइनस आना मतलब स्पीड घट रही है। तो जब हम ब्रेक लगाते हैं स्पीड घट रही होती है गाड़ी की, तो यानी कि उस केस में एक्सेलरेशन माइनस में है, तो उसी को कह देते हैं रिटार्डेशन मोशन। और जब एक्सेलरेटर पर पैर रखा, गाड़ी की स्पीड बढ़ने लगी, तो इसका मतलब उस केस में एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। समझ में आई बात? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं ग्राफ से मोशन को समझते हैं। तो अभी तक हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोशन, मोशन में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, और फिर मोशन में स्पीड, वेलोसिटी, और फिर एक्सेलरेशन को समझा। अब इन सारे पैरामीटर का यूज करके अगर ग्राफ बनाए तो ग्राफ से कैसे समझेंगे? आइए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मोशन को समझते हैं। ग्राफ क्यों? क्योंकि ग्राफ से क्लैरिटी आसानी से मिल जाती है ना। बेसिक इंफॉर्मेशन हमको बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। क्लियर? तो आइए ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहला ग्राफ जो हमको पढ़ना है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सबसे पहले ग्राफ को समझिए। ग्राफ में दो एक्सिस होता है, जैसे ये देख रहे हो, ये ग्राफ है। अब ग्राफ में दो एक्सिस कौन सा है? ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस होता है ये वाई एक्सिस होता है, और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है ये एक्स एक्सिस होता है। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर आप डिस्टेंस को कहां प्लॉट कर दो, इस वर्टिकल एक्सिस में, देखो लिखा है ना डिस्टेंस, और हॉरिजॉन्टल वाले में आपने टाइम को प्लॉट कर दिया, तो ये जो ग्राफ बनेगा ये हो जाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मैं अगर आपको डाटा दूं तो आपको डाटा का यूज करके आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना सकते हैं। कैसे? ऐसे, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि देखो 1 सेकंड पे डिस्टेंस कितना था, 10 मीटर, ठीक है। 2 सेकंड पे कितना था, 20 मीटर। इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओ। तो आपने ये लिया डिस्टेंस, ये लिया डिस्टेंस, ये लिया टाइम। टाइम को सेकंड में ले लिया, ये रहा 1 सेकंड, ये रहा 2 सेकंड, ठीक है। डिस्टेंस ले लिया, ये रहा 10 मीटर, ये रहा 20 मीटर। तो 1 सेकंड पे 10 मीटर और 2 सेकंड पे डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर। और फिर आपने इसके बीच का ग्राफ पॉइंट्स को मिला दिया, तो ये ग्राफ बना। तो ये कौन सा ग्राफ है? ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको ये मेंशन करना पड़ता है कि आप डिस्टेंस किलोमीटर में ले रहे हैं कि मीटर में ले रहे हैं। ये भी मेंशन करना पड़ता है कि टाइम मिनट में ले रहे हैं, सेकंड में ले रहे हैं कि आवर में ले रहे हैं, ठीक है। तो ग्राफ में देख कर ही पता चल जाएगा कि वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है या नहीं है। लिखा होगा डिस्टेंस टाइम, समझ लो ग्राफ कौन सा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। अब अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम बना रहे हैं तो हमें यूनिफॉर्म मोशन का भी बनाना पड़ेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का भी बनाना पड़ेगा, और जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका भी तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा। तो आइए इन तीनों कंडीशन में के केस में हम क्या बनाते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, यानी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगा, है ना। यानी स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट, यानी आपकी हर पल स्पीड कांस्टेंट है। आप ऐसे समझो ना, अगर यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या बताया था, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, इसका मतलब आपकी स्पीड सेम है, और स्पीड सेम है, इसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये रहा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूनिफॉर्म स्पीड वाला ग्राफ, है ना। देखो, आप देखो, ध्यान से देखो, इसको रीड करो। 0 से 20, 0 से 20, तो इस 20 मिनट में, क्योंकि टाइम किस में, मिनट में, 20 मिनट में, 20 मिनट में आप कहां पहुंचे, आप 10 किलोमीटर पहुंचे। फिर अगले 20 मिनट में अगले 10 किलोमीटर, अगले 20 मिनट में अगले 10 किलोमीटर। तो यानी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। तो ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन किस केस में होता है, यूनिफॉर्म मोशन में। तो यानी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो देख लो, ये चाहे ऐसा बना दो
चाहे ऐसा बना दो। यहां ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व्ड है। तो जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ की लाइन कर्व स्लोप कर्व्ड होती है ना, इस लाइन को स्लोप कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो रहा है, कभी सेम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, कभी कम ट्रेवल हो रहा है, यानी मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, चाहे ये वाला बना लो चाहे ये वाला बना लो। अब आता है रेस्ट पे। अगर आप रेस्ट पे हैं तो रेस्ट पे मतलब आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। 1 सेकंड पे जो आपकी पोजीशन थी, 2 सेकंड पे भी वही पोजीशन है, 3 सेकंड पे वही पोजीशन है, 4 सेकंड पे भी वही पोजीशन है। तो ये कौन सा ग्राफ है? ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, लेकिन किसका? उसका ऑब्जेक्ट का जो किस पे है? रेस्ट पे। तो यानी तीनों ग्राफ समझ में आ गया। अगर आपसे कहे यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओ, ऐसा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओ, ऐसा, और अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओ, ऐसा। तो ग्राफ पहचानना भी आना चाहिए, ठीक है, डन। चलो, और रीड करना भी आना चाहिए। रीड करना मैंने आपको सिखाया। कैसे सिखाया? ये पोजीशन डिस्टेंस फिक्स है ना? हाँ सर डिस्टेंस फिक्स है। तो मैं अलग अलग टाइम इंटरवल पे देख लूं, किसी भी टाइम पर डिस्टेंस तो वही आ रही है, मतलब आपकी पोजीशन बदल ही नहीं रही है। मैं यहीं खड़ा हूं तो यहीं खड़ा हूं, इसीलिए मेरी डिस्टेंस बदल ही नहीं रही है। तो इसका मतलब मैं रेस्ट पे हूं तभी तो एक ही जगह पे खड़ा हूं, और तभी मेरी पोजीशन डिस्टेंस नहीं बदल रही। पोजीशन देखो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कांस्टेंट। तो यानी रेस्ट का ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है। अब अगर मुझे डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हो और मुझे क्या पूछे? स्पीड पूछे, तो स्पीड मैं कैसे निकालूंगा? सिंपल सी चीज है, देखो स्पीड का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो यहां देखो एक ट्रायंगल बना, मैं ये ट्रायंगल ले लूं चाहे ये ट्रायंगल ले लूं, ठीक है। आपको ये देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कितने टाइम में पूछा है स्पीड। जैसे पूछा है 0 to 60 पूछा है, तो मैं कहां से कहां तक का ट्रायंगल बनाऊंगा? ये देखो, ये ट्रायंगल लूंगा। अगर 0 से 20 बोला है तो मैं सिर्फ यही ट्रायंगल लूंगा। तो ये डिपेंड करता है कि मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो इस ट्रायंगल में मान लेते हैं ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये जो परपेंडिकुलर वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? वो हो जाएगी डिस्टेंस के बराबर। तो ये हो जाएगी एक वैल्यू, मान लेते हैं ये हो गई S2, ये हो गई S1। तो S2 माइनस S1 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी डिस्टेंस की, उसको यहां लिख दिया, डिस्टेंस की वैल्यू यहां लिख दी। और ये हो गया टाइम T2, ये हो गया टाइम T1। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू टाइम में लिख दिया। तो हमको डिस्टेंस की और टाइम की वैल्यू मिल गई, हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो हमारा स्पीड आ गया। तो स्पीड निकालने का ये तरीका है। तो आपको ग्राफ देखना पड़ेगा, ग्राफ में आपको ये परपेंडिकुलर वैल्यू डिस्टेंस की निकालनी पड़ेगी, दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस निकालकर, फिर ये डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ माइनस माइनस किया है, डिफरेंस निकाल रहे हैं। और डिफरेंस निकालने के बाद ये आपको डिस्टेंस, ये आपको टाइम मिल गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम कीजिए, स्पीड आ जाएगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसकी वैल्यू देता है? स्पीड की वैल्यू देता है। और अगर यही ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो उसका स्लोप क्या देता? वेलोसिटी की वैल्यू। तरीका यही था, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने पढ़ लिया। अब आ जाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ग्राफ तो वही होगा, एक होगा वाई एक्सिस, एक होगा एक्स एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस। लेकिन अगर एक्स और वाई एक्सिस में हमने क्या किया, वाई में हमने वेलोसिटी प्लॉट कर दिया, एक्स एक्सिस पे टाइम प्लॉट कर दिया, तो जो ग्राफ बना, अब वो ग्राफ चाहे ऐसे बने, चाहे ऐसे बने, चाहे ऐसे बने, वो जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया जाए तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ बनाया जाए तो वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ जैसे आप यहां देख रहे हो, तो इस ग्राफ को जरा समझो, है ना।
समझ में क्या आ रहा है कि 0 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी 40 किलोमीटर पर आवर। देखो वेलोसिटी को किस में मेजर किया 40 किलोमीटर पर मतलब किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है घंटे में 1 घंटे, तो 1 घंटे पर भी उसकी कितनी वेलोसिटी है स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। 2 पर भी कितनी है 40, 3 पर भी 40, यानी टाइम के साथ उसकी स्पीड कांस्टेंट है। तो मोशन कौन सा होगा कांस्टेंट स्पीड वाला। कांस्टेंट स्पीड वाला मोशन कौन सा होता है यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। तो उसका अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे तो वो ऐसा बनेगा, यानी ये आपने ग्राफ बनाया और ग्राफ में आपकी लाइन ऐसे जा रही है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है किसका यूनिफॉर्म मोशन का। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, चाहे आप किसी भी टाइम पर देख लो। 3 पर देखो तब भी 40 किलोमीटर पर आवर, 4 आवर पे देख लो तब भी 40 किलोमीटर पर आवर, 2 आवर पे देख लो तब भी 40 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आपसे कहा जाए कि डिस्टेंस टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है यूनिफॉर्म मोशन का, तो कौन सा ग्राफ बनाओगे? ये ग्राफ बनाओगे, ठीक है। लेकिन अगर कहा जाए कि डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है, तो अगर यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है तो ऐसा बनेगा। लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओगे तो फिर उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी यूनिफॉर्म मोशन में, तो आपका ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। क्लियर? अब इस ग्राफ में अगर आपको ये निकालना हो कभी कि आपने डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो कैसे निकालोगे? तो डिस्टेंस होगा क्या वेलोसिटी है इनटू टाइम, या अगर डिस्टेंस कहे तो स्पीड इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट पूछे तो वेलोसिटी इनटू टाइम। तो आपको क्या करना है, आपको जितने टाइम इंटरवल के बीच में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पूछा है वो टाइम इंटरवल के बीच में आपको एरिया निकाल लेना है। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये जो एरिया होता है, एरिया अंडर द कर्व, वो आपको क्या देता है? वो आपको एरिया अंडर द कर्व किसकी वैल्यू देता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की। अगर यहाँ वेलोसिटी है तो ये डिस्प्लेसमेंट निकल कर आएगा, अगर यहाँ स्पीड है तो वो एरिया क्या निकल के आएगा? वो एरिया आपको डिस्टेंस की वैल्यू देगा, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालने को कहे तो आपको ग्राफ का क्या निकालना होगा? एरिया। जैसे ये एरिया है, एरिया कैसे निकालोगे? ये स्क्वायर बन रहा है तो यहां से यहां तक की वैल्यू आपको पता है, यहां से यहां की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, और ये वैल्यू इसके बराबर इनटू कर दो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्लियर? चलिए अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ, जैसे ये ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है? ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है किसका? यूनिफॉर्म मोशन का। और आपको पूछा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन 15 सेकेंड, ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन 15 सेकेंड। तो आप क्या करोगे? आपको निकालना है कि 15 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो पहले आप ग्राफ देखें, ग्राफ कौन सा है? ग्राफ है सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या निकालूंगा? एरिया अंडर द कर्व। तो मैं एरिया कहाँ तक का निकालूंगा? तो यहाँ क्वेश्चन में बोला 15 सेकेंड तक, तो 15 सेकेंड तक, तो 15 सेकेंड पर ये मैं लाइन ड्रॉ करूंगा। तो अब मेरा ये एक स्क्वायर बन रहा है या जो भी बन रहा हो रेक्टेंगल, ये एरिया कितना हो गया? ये डिस्टेंस 15 के बराबर, ये 15 है तो ये भी 15, और ये कितना हो गया? ये 20 के बराबर। तो 15 इंटू 20 करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। तो ये एरिया हो गया आपका 15 इंटू 20, और ये आ गया आपका कितना? 300 मीटर। और ये किसके हो जाएगा? यही हो जाएगा आपका डिस्टेंस, क्योंकि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है? डिस्टेंस देता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या निकालना है आपको? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर आपको स्पीड या वेलोसिटी निकालना है तो स्पीड अपॉन टाइम करना होगा, है ना। और यहाँ आपको एरिया निकालना होगा। बात समझ में आई? चलिए, तो वो यूनिफॉर्म मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ था। ये यूनिफॉर्म मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ था।
यानी जिसमें वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन क्या है, 0। यानी अगर आपसे कभी कहे कि एक ऐसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ जिसमें एक्सेलरेशन 0 हो, मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही मतलब यूनिफॉर्म मोशन, तो आप ये वाला बनाओगे। लेकिन अगर आपसे कहे कि एक्सेलरेटेड मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, एक्सेलरेटेड मोशन मतलब आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो समय के साथ आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो यानी आप एक्सेलरेट कर रहे हो, तो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन। देखो 0 पे वेलोसिटी क्या थी, 0, 5 पे कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 पे क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड, तो यानी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है और यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, यानी हर 5 सेकेंड में स्पीड या वेलोसिटी कितनी बढ़ जा रही है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो जो बढ़ रही है वो बराबर रेट से बढ़ रही है, यानी एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। और अगर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का पूछे, यानी कि एक्सेलरेशन यहाँ कांस्टेंट नहीं है, तब तो आप कैसा भी बना सकते हो, ऐसा बना दो या ऐसा बना दो, है ना, आपके ऊपर है। यानी ये कौन सा ग्राफ है, ये ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, यानी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, उसका ये ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो मोशन के समय ये 3 इक्वेशन आपको याद रखने हैं। पहला इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। दूसरा है इक्वेशन s मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ut, यानी फाइनल इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा है आपका कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। ये इक्वेशन कब लगाना है, ये इक्वेशन तब लगाना है जब आपको पता हो कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप ये तीनों फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और जो क्वेश्चन में पूछा जाए वो निकाल सकते हैं। पहला फॉर्मूला इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को आपस में रिलेट करता है। दूसरे में डिस्टेंस का एक्सेलरेशन के साथ या टाइम के साथ जो रिलेशन है वो ये है, और वेलोसिटी का डिस्टेंस के साथ और एक्सेलरेशन के साथ जो रिलेशन है वो ये है। ठीक है, इसमें आपको सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट है, और t क्या है, टाइम। ठीक है, अब एक्सेलरेशन माइनस लेना है कि प्लस लेना है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि अगर ऑब्जेक्ट जैसे ग्रेविटी के केस में आपने किसी चीज को ऊपर थ्रो किया तो मोशन ऊपर हो रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है, तो यानी एक्सेलरेशन नीचे है। तो अगर एक्सेलरेशन और मोशन का डायरेक्शन अपोजिट है तो आपको a का साइन क्या होगा, माइनस। और अगर एक्सेलरेशन और मोशन दोनों सेम डायरेक्शन में, जैसे बॉल ऊपर गई वापस से नीचे आ रही है, तो जब नीचे आ रही है तो उसका मोशन भी नीचे हो रहा है और एक्सेलरेशन भी नीचे हो रहा है, क्योंकि फोर्स तो नीचे ही लग रहा है, जिधर फोर्स लगेगा उधर ही तो एक्सेलरेशन होगा। तो फोर्स भी नीचे लग रहा है, मोशन भी नीचे हो रहा है, तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये आपको 3 इक्वेशन याद रखने हैं। ठीक है, और ये 3 इक्वेशन में आपको मैं लिख देता हूं, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, t क्या है, टाइम, a क्या है, एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो कि नेगेटिव ये आपको क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ेगा। और s क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह लो, ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आता है इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब मोशन सर्कुलर भी है और यूनिफॉर्म भी है। तो यूनिफॉर्म क्यों है, अब देखो, अगर आप एक रेडियस मतलब एक सर्कल में घूम रहे हो, आपका रेडियस फिक्स है, तो हर पल आपका डायरेक्शन, स्पीड का डायरेक्शन बदलेगा,
है ना, स्पीड का डायरेक्शन बदलेगा, लेकिन स्पीड तो कांस्टेंट हो सकती है कि कांस्टेंट रहे 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये बताइए वेलोसिटी मतलब स्पीड और उसके साथ डायरेक्शन। तो अगर स्पीड बदल जाए, मैग्नीट्यूड बदल जाए तो भी हम कहेंगे वेलोसिटी बदल गई। अगर केवल डायरेक्शन बदल जाए तो भी हम कहेंगे कि वेलोसिटी बदल गई, और अगर दोनों बदल जाए तो भी कहेंगे वेलोसिटी बदल गई। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल और केवल डायरेक्शन बदलता है, स्पीड फिक्स रहती है। लेकिन क्योंकि केवल डायरेक्शन बदला और डायरेक्शन के बदलने से हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी बदल गई, लेकिन स्पीड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। यानी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, मैं गोल गोल घूम रहा हूँ 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, लेकिन हर पॉइंट पर मेरी डायरेक्शन अलग अलग है। तो यहाँ क्या आप एक्सेलरेट कर रहे हो? जी हाँ। तो एक्सेलरेट क्यों कर रहे हो? आप एक्सेलरेशन में क्यों हो? मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है। तो आप ये मत कहना कि सर वेलोसिटी तो बदल ही नहीं रही। अरे वेलोसिटी बदल रही है क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है, बस मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक्सेलरेशन में होता है, और ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसमें यूनिफॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है, लेकिन डायरेक्शन बदल रही है, ठीक है, और मोशन सर्कुलर हो रहा है। अब ऐसे मोशन में आप एक चक्कर के बाद कितना डिस्टेंस कवर किया आपने? तो डिस्टेंस जो होगा वो सर्कल के पेरीमीटर के बराबर होगा। तो सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 2πr। तो जो आपका डिस्टेंस है वो कितना हो गया? 2πr, और डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आपका सर्कुलर मोशन में क्या निकल के आ जाएगा? स्पीड निकल के आ जाएगा। तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो उसका स्पीड निकालने का फॉर्मूला ये है 2πr। r मतलब इस सर्कल का रेडियस। तो एक चक्कर घूमने पर आपने 2πr डिस्टेंस ट्रेवल किया, और डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ डिस्टेंस किसके इक्वल है? 2πr के इक्वल है। डिस्टेंस इक्वल टू 2πr। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड। डिस्टेंस की जगह आपने 2πr रख दिया, 2πr अपॉन टाइम, आपका स्पीड आ गया, जिसमें r क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल, और t टाइम है, बाकी 2π तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब कोई ऑब्जेक्ट बता सकते हैं जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है? बहुत एग्जांपल है। जैसे अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट घूम रहा है, तो एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूम रहा है, उसका रेडियस फिक्स है, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। यानी उसकी हर पल स्पीड सेम है लेकिन डायरेक्शन बदल रही है, तो वो एक्सेलरेशन में है लेकिन स्पीड कांस्टेंट है। फिर मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, ये भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है, एग्जाम में आएगा तो ये लिख सकते हो। और एग्जाम्पल दिया है, जैसे आपने एक धागे में पत्थर बांधा, घुमाने लगे, तो इस पत्थर में देखोगे तो हर पल इसका स्पीड का डायरेक्शन बदल रहा है। डायरेक्शन बदला तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी बदल गई, लेकिन स्पीड कांस्टेंट होगी, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो मोशन ऑफ ए स्टोन टाइड विद अ थ्रेड इन ए सर्कुलर पाथ, ये भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। तो आपको कितने एग्जाम्पल मैंने बताए? 3। मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड अर्थ, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, एंड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट टाइड विद अ थ्रेड अराउंड द सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो यहाँ आपका ये चैप्टर मोशन कंप्लीट होता है। तो आई होप सारे कंसेप्ट, सारे फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। बस अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, और वो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी वीडियो आपको मिल जाएगा। बस आप इस वन शॉट को देखते जाइए और चैप्टर पढ़ते जाइए। थैंक यू सो मच।